चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ पपाया की, पपीता। ठीक है। पपीता की खेती सेकेंड नंबर पे पढ़ाने का अपना एक अलग तरीका है कि आजकल जो है पपीता से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बनाना जो है मैंगो के बाद बनाना मोस्टली लोग पढ़ाते हैं, परंतु हम थोड़ा उसका स्किप कर दिए। उसके अभी आपको कहानी पता चल जाएगी कि हमने स्किप क्यों किया। एक सीरीज बनाए हुए हैं हम, अगर उसको पकड़ पाओगे तो 2-3 क्रॉप के बाद आप पकड़ लोगे कि क्या सीरीज है। तो मैंगो ज्यादातर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इससे। सेकेंड हम आपको पढ़ाएंगे पपाया। बनाना हम आपको थोड़े दिन बाद पढ़ाएंगे। ठीक है। हाँ, गुआवा में 2 ही 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो बाहर, दूसरी वैरायटी। गुआवा से वैरायटी के केस में क्वेश्चन बहुत आता है। हम आपको ये भी बता देंगे कौन से फल की वैरायटी ज्यादा पूछा जाने का चांस रहेगा। सारे फल होते हैं, सबकी वैरायटी नहीं पूछी जाती। कुछ विशेष फल हैं जिनकी वैरायटी पूछी जाएंगी। और जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा डर हमारे बीच में क्या आता है कि वैरायटी कैसे याद करें। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के चक्कर में हम बहुत सारे प्रश्नों को किस में डाल देते हैं, परेशानी में डाल देते हैं कि यार वैरायटी नहीं याद हो रही, क्या किया जाए बताओ। मैंगो में तो हमने वैरायटी याद करने का तरीका तुमको बताया है। ऐसे जैसे आज पपाया पढ़ाऊंगा तो आज भी आपको वैरायटी कुछ इंपॉर्टेंट होंगी, वो मैं आपको बताते चलूंगा। इंपॉर्टेंट कहने का मतलब आदमी तुमको रिश्तेदार तब पूछेगा जब आप उसके लिए इंपॉर्टेंट होगे। तो एग्जामिनर परीक्षा में वही वैरायटी पूछेगा जो उसको इंपॉर्टेंट लगेगी। आप सोचो, घर पे रहते हो, कार्ड देने वाला आता होगा, आपके पापा से कहता होगा शादी में आना, और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो शायद आपसे बोल दे कि सपरिवार सहित आना, बाकी आपसे पर्सनली नहीं बोलेगा। और अभी आप कुछ हो गए तो आपको पर्सनली फोन जाएगा कि भैया, मामा, फूफा, चाचा, जीजा आना जरूर। 2 दिन पहले घंटी तुम्हारे मोबाइल में बजने लगेगी, कहाँ हो। अगर कुछ नहीं कर रहे होगे तब भी बुलाएगा वो, कहाँ हो, किस लिए। ये बाइक की चाबी है, ये 1300 रुपये है, कोल्ड ड्रिंक ले आना, और दुनिया भर का आइटम, दिन की सारी व्यवस्था करवाएगा तुमसे। रात में एक बार हाल चाल नहीं लेगा कि क्या हाल है तुम्हारा। लेगा बताओ। तुमको भूत बना देगा फुटबॉल की तरह। शादी वादी में देखते होगे ना, तो वो वाली जिंदगी जीनी है, स्पेशल गेस्ट वाली, कि हाँ फोन आए, कहाँ पे पहुंचे हो, अभी तो हम रास्ते में हैं। जब तक तुम चौखट पे जाओ तब तक 4 बार कॉल ना आ जाए तुम्हारे पास। वो जलवा चाहिए। वो कैसे बनेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बन जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं। एजीटीए में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाएगा तुमसे एग्जामिनर, नॉर्मल ही मेहनत चाहिए। बस हाँ, कंटिन्यूटी चाहिए, निरंतरता। हमने एक दिन कहानी सुनाई थी ना बाबा बैजनाथ वाली, सुना है ना। झारखंड राज्य में एक देवघर पड़ता है। देवघर में महादेव जी का मंदिर है, बाबा बैजनाथ के नाम से जाना जाता है। तो बाबा बैजनाथ क्या था, एक पागल व्यक्ति था। वो एक दिन पत्नी से गुस्सा हुआ और अपनी लाठी उठाई और महादेव को जाके 2 दे मारी। अब पार्वती जी गुस्सा हो गई, यार तुमको मार के चला गया, तुम हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा मारने दो। रोज आता वो मारता, उसकी कंटिन्यूटी बन गई। एक दिन महादेव ने उसका टेस्ट ले लिया। कौन सा टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट। उसमें माइनस मार्किंग थी उस परीक्षा में। उन्होंने इतना आंधी चलाया, पानी बरसाया, कहा देखते हैं आज कैसे एग्जाम में आता है ये। और वो आंधी पानी पार करके एग्जाम में गया, और तब से उसका मंदिर बना है वहां। पागल व्यक्ति था बाबा बैजनाथ, सब जानते हो, देवघर पूरे इंडिया में फेमस है। तो वो एग्जामिनर भी पागलपन चाहता है कि यार ये बच्चा तो खतरनाक है, इसकी एक्यूरेसी। टेस्ट में जब आप टेस्ट में बैठते हो, टेस्ट तुम्हारा सिलेक्शन नहीं कराता है, परंतु तुम सिलेक्शन से बाहर हो रहे होते हो, वो कंट्रोल कर लेता है। कोई भी संस्थान आपको टेस्ट पेपर देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, परंतु आप अगर सिलेक्शन से बाहर हो रहे होगे तुमको रास्ता दिखा देगा कि हाँ तुम्हारी असलियत ये है, औकात ये है, तुम उड़ इधर रहे थे, अब इधर आ जाओ। ठीक। तो एक टेस्ट हमको क्या देता है, हमारा मूल्यांकन देता है, अगर हम करेंगे तो। अब यहां से तुम टेस्ट दिए, टेस्ट उस कोने में पड़ा, तुम उस कोने में सो रहे हो। अगले दिन फिर मुंह उठा के आए, टेस्ट दे दिए, टेस्ट वो पड़ा, आप वहां पढ़े। हमें नहीं लगता कि ईमानदारी के साथ इस क्लास में 5-6 बच्चों को छोड़ दो, बाकी टेस्ट का एनालिसिस कोई करता होगा, करता है, नहीं करता है। और एक चीज जरूर ध्यान दे लेना, मन का एक विश्वविद्यालय होता है अपना, जानते हो। कभी आप जब खाली बैठोगे या घर पे बैठोगे तो मन ही मन आप बहुत कुछ पढ़ लोगे। ये विश्वविद्यालय बड़ा खतरनाक होता है। आप सोचोगे कि हम पार कर लेंगे, हम कर लेंगे 2 दिन में, हम ऐसा काम अचीव कर लेंगे। ये मन का विश्वविद्यालय, यहाँ जो वाइस चांसलर बैठा ना, बड़ा खतरनाक प्रवृत्ति का है। इसके कोई रूल नहीं है। ये तुम बहुत कल्पनाएं मन में करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, और असल जिंदगी से तुम दूर होते चले जाओगे।
असल जिंदगी तुमको छोटी लगेगी, तुम किताब उठाओगे, यार इसमें क्या पढ़े हैं, तो अनार, अच्छा पुनिका ग्रेनेटा में तो सब याद है हमको। एक लाइन तुम पढ़ोगे पुनिका ग्रेनेटा में, इससे तुमको लगेगा याद है, ये विश्वविद्यालय तुरंत कनेक्ट करता है। इसका जो वीटी है ना ब्लूटूथ, बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे तुम कॉपी खोलोगे कनेक्टिविटी यहाँ होगी, अरे ये क्या पढ़ रहे हो, हटाओ दूसरी चीज पढ़ो। ठीक, अब वो दूसरी चीज तुम्हें पढ़ाएगा जो काम की नहीं है। अक्सर देखना, जितना नजदीक एग्जाम आएगा उतना तुम धार्मिक किताबों के पीछे भागोगे, उतना तुम मूवी की तरफ भागोगे, उतना तुम अध्यात्म की ओर भागोगे, जबकि उस समय तुमको कहाँ भागना है, किताबों की ओर भागना है। मगर तुमको लगेगा कि अब ये तो सब पढ़ लिए हैं, अब ये भी बहुत जरूरी है। और अक्सर एक तैयारी, एक पेपर होना होता है, उसमें बीच में कोई ना कोई टांग जरूर लड़ाता है, चाहे वो दूसरी वैकेंसी लड़ा दे, या तुम्हारे घर परिवार का कोई व्यक्ति इनडायरेक्टली लड़ा दे, ना चाहता हो कि तुम सरकारी नौकरी करो, या फिर कोई और अराजक तत्व आ जाए, दूसरी जैसे दूसरा मास्टर आ जाए, आपसे पूछे कहाँ पढ़ रहे हो नीलेश, कहाँ पढ़ रहे हो, अरे यार वो कोई मास्टर है, कहाँ तुम फंस गए चक्कर में, तुम आओ हमारे यहाँ, पिछले 500 सालों से संस्था चल रही है हमारी, तुम हमारे यहाँ आओ। मतलब 500 साल से उसकी संस्था चल रही है, अब वो तुमको बुलाएगा अपने यहाँ, भ्रमित करेगा, नए नए नोट्स दिखाएगा, नई नई किताबें दिखाएगा, कहेगा देखो यही प्रश्न है, यही पेपर में आएंगे। अब तुमको भी लगेगा तुम तो खाली, एक खाली व्यक्ति क्या होता है, उसको कुछ दिखा दो भरा लगने लगता है। अब तुमको भी भरा लगने लगेगा कि यार ये सही तो कह रहा है, फिर वहां पर दिक्कत आएगी। तो मेन हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, एग्जाम पे होना चाहिए। तो हमारी आज की जो कल्टीवेशन है, कौन सा कल्टीवेशन ऑफ पपाया। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, पपीते की खेती, पपीता की खेती। सबके गांव में देखे होंगे, घरों में लगे हुए होंगे, कभी चोरी से तोड़े होंगे तो कभी अपने पेड़ के पपीते तोड़े होंगे। जिन चीजों को हम डेली देखते हैं उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो शायद अंदर से हमारा जो मन होगा ना वो अच्छा रहेगा, और पेपर की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग ज्यादातर प्रयास करेंगे उसको पढ़ने का। अब पपीता से कुछ चीजें हम आपको बताएंगे जो घिसी पिटी हुई हैं, जो सब बताते हैं। ठीक, नाम, वैज्ञानिक नाम इसका, इसका उपनाम और इसका फैमिली, इसका क्रोमोसोम, इसका उत्पत्ति स्थान, जो अच्छी अच्छी चीजें होंगी समझाने वाली वो भी बताते हुए चलेंगे, और जो नॉर्मल चीजें होंगी वो भी बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग हमारी, हमारा पहला पॉइंट क्या होगा, वैज्ञानिक नाम। तो पपीता का वैसे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कैरिका पपाया, तो लिख लेंगे कैरिका पपाया। अब ये तो सबको याद होगा हमें जहां तक लगता है। इसका परिवार क्या होता है, फैमिली, कैरी कैसी होता है, अगर हम बात करें इसका ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान कहां होगा, एक तो उष्ण अमेरिका जिसको ट्रॉपिकल अमेरिका कहते हैं, ये तो ऑप्शन मिल जाएगा, या अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो मैक्सिको मिलेगा। पुराने समय में ये पेरू, मैक्सिको, ट्रॉपिकल अमेरिका एक ही हुआ करते थे। आज जो बेबीलोग के अनुसार जो उत्पत्ति स्थान है इसको 11 खंडों में बांट दिया गया, तो ये अलग अलग कभी कभी किताबों में मिल जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल अमेरिका, जिसको हम क्या बोलेंगे, उष्ण अमेरिका। और ब्रैकेट में मैक्सिको भी चिपका लेंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ट्रॉपिकल अमेरिका ऑप्शन ना दे करके मैक्सिको ऑप्शन दे दे। ठीक है, यहां से भी हो सकता है पूछ ले। तो ओरिजिन प्लेस, एक चीज ध्यान देना, अधिकतर जो एग्जाम में आते हैं ओरिजिन प्लेस, उनके 80% के केसेस में उनका टारगेट रहता है कि इंडिया के ही फ्रूट के बारे में ज्यादा पूछते हैं, क्योंकि जिनका ओरिजिन प्लेस इंडिया होता है 80% केसेस में। अब आप इसको 100% मत मान लेना कि किसी भी फल का है भारत ठोक दो, ऐसा नहीं करना। ठीक, भेड़ चाल नहीं चलना अपने को। हम एक आपको अमूमन एक आइडिया बताए। अब अगर गुणसूत्र की बात करें, 2n की बात करें, तो 2n कितने होते हैं इसमें, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18। और किन किन फलों में 18 होते हैं, ठीक, सिट्रस में कितने होते हैं, 18 होते हैं। अनार में कितने होते हैं, 18 होते हैं। पालक वगैरह पढ़ोगे कितने होते हैं, 18 होते हैं। गोभी वर्गीय पढ़ोगे कितने होते हैं, 18 होते हैं।
तो एक साथ 18 वालों मामलों को निपटा लोगे। ठीक, क्रूसीफेरी वाला जिनको बोलते हैं उनमें 18 होंगे, नींबू में 18 होंगे, उसके साथ साथ आपका अनार है उसमें 18 होंगे, ठीक है, और आपका पपीता है इसमें 18 होंगे। तो 18 वाले की कहानी हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका फल का प्रकार कैसा होता है, टाइप ऑफ फ्रूट, फल का प्रकार कैसा होता है, बेरी। बेरी को क्या बोलते हैं, सरस। बेरी की कुछ पहचान होती है, क्या पहचान होती है, एक तो नंबर ऑफ सीड्स उस फ्रूट के अंदर क्या होंगे, ज्यादा होंगे। दूसरी कंडीशन, ये बेरी वाले जो फल होते हैं गुच्छों में लगते हैं। केला गुच्छों में लगेगा, अमरूद गुच्छों में लगेगा, अंगूर गुच्छे में लगेगा, ठीक है। उसके बाद पपीता, ये भी गुच्छे में लगता है। और भी बेरी के बहुत सारे उदाहरण है, टमाटर, आलू, मिर्च, बैंगन। उसके साथ साथ और भी उदाहरण है जो बेरी का मॉडिफाइड है। जैसे हम लोग बाइक लाते हैं उसको मॉडिफाइड करते हैं, ऐसे बेरी का मॉडिफाइड है, जैसे बलास्टा। बलास्टा मतलब अनार। उसके बाद नींबू, जिसको बोलते हैं हेस्पेरिडियम। आंवला, जिसको बोलते हैं कैप्सूल, ये भी क्या है, बेरी का मॉडिफाइड है। तो इन सब में बेरी प्रकार का फल पाया जाता है। तो यहीं पर अगर हम इनको लिख लेंगे ना, तो हम जब भी पढ़ेंगे तो एक साथ बहुत सारे फलों को कवर कर लेंगे। तो अलग अलग हमको खिचड़ी नहीं पकानी पड़ेगी, सही कह रहे कि नहीं, एक साथ हम निपटा लेंगे। किसमें किसमें आपको देखने को मिलेगा, आप लिख सकते हो टमाटर है, आलू है, मिर्च है, बैंगन है, उसके बाद केला है, पपीता, अंगूर, ठीक है। उसके बाद केला, पपीता, अंगूर, और भी अमरूद, और मॉडिफाइड वाले भी होते हैं, जैसे नींबू है, हेस्पेरिडियम है। तो मॉडिफाइड वाला जब हम आपको ये चैप्टर विशेष रूप से पढ़ा ही चुके हैं बेसिक लेक्चर में, आप जब शुरुआत के लेक्चर देखोगे ना उसमें आपको ये मिलेगा देखने को। तो वो सारे फल के प्रकार वगैरह लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है यहाँ पर। अब उसके बाद बात करते हैं खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग की बात करते हैं कि पपीते का हम कौन सा भाग खाते हैं, इडिबल पार्ट। अब मार्केट से पपीता लेकर आते हैं, कौन सा भाग खाते हैं। तो खाने योग्य भाग के ऊपर अगर चर्चा करें तो हम पपीते की मध्य फलवृत्ति को खाते हैं, क्या खाते हैं, मीजोकार्प। तो मीजोकार्प क्या होता है, मैंगो में हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि क्या इंडो होता है, क्या मीजो होता है, क्या एपी होता है, और तीनों को मिला के क्या होता है, पेरिकॉर्प होता है। तो यहाँ पर पपीते का मध्य वाला भाग खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मध्य फलवृत्ति। आम में भी हम क्या खाते हैं, मध्य फलवृत्ति खाते हैं आम में भी। तो आम और पपीता दोनों एक जैसे हैं, तो आम की भी मध्य फलवृत्ति खाएंगे और पपीते की भी मध्य फलवृत्ति खाएंगे, दोनों को एक साथ समझ लेंगे। पपीता होता है, इसका सबसे ऊपरी वाला जो आवरण होता है वो क्या होता है, उस पर छिलका होता है। जब पपीता कच्ची आयु का होगा तो जब उस छिलके में हम चीरा लगा देंगे तो व्हाइट व्हाइट लिक्विड कलर का, लिक्विड टाइप का लेटेक्स प्राप्त होता है हमको, उसको क्या बोलते हैं, पपेन बोलते हैं, जिसमें 72.2% क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। उसके अंदर एक एंजाइम भी होता है पेप्सिन। पपेन जो होता है बहुत महंगा बिकता है क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फ्लेवर टॉफी वगैरह बनाते हैं, चॉकलेट वगैरह बनाया जाता है उससे, ठीक है। हाँ, दवाइयाँ भी बनता है, कॉस्मेटिक जो साबुन वगैरह आप फेस वॉश वगैरह लगाते हो ना, उनमें सब में प्रयोग होता है। जितने भी आप कॉस्मेटिक में प्रयोग करते हो, मेडिसिन में प्रयोग करते हो, सब हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट सारे आप उठा के देख लो जो भी है। आपके मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट पढ़ाएंगे जब हम, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, इनके बारे में जब तब बताएंगे किससे क्या बनता है। आप मच्छर भगाने की जो ओडोमास दवाई आती है, इसमें किसका फ्लेवर होता है, सिट्रोनेला का फ्लेवर होता है। मुंह में न लगाओ, बाकी हाथ पैर में लगा लो, मच्छर नहीं काटते। ओडोमास देखा होगा आपने, ट्यूब वगैरह आता है। एलोवेरा का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो ऐसे ही पपीते में वो प्राप्त होता है हमको क्या, पपेन। कारपेन भी पपीते से प्राप्त होता है। तो पपेन ज्यादातर कौन सी वैरायटी से निकलता है, अगर हम गाइनोडायोसिस वैरायटी की बात करेंगे तो पूसा मेजेस्टी, और डायोसिस वैरायटी की बात करेंगे CO5। ओवरऑल बात करेंगे तो CO5 से सबसे ज्यादा पपेन हमको मिलता है, सबसे ज्यादा पपेन, ठीक है। किससे, CO5 से 1500 से 1600 kg पर हेक्टेयर की रफ्तार से हमको मिलेगा। अब बात करते हैं, पपीता का छिलका उतार दो, कौन सी भित्ति आ जाएगी,
मध्य वाली, वही हम खाते हैं। और उसके गहराई में चले जाओ तो क्या मिलेंगे हमको? बीज मिलेंगे। आजकल कई ऐसे पपीते आते हैं जो सीडलेस आते हैं। तो बीज जब हमें मिलेंगे, कैसे बीज दिखते हैं? काले और भूरे टाइप के, कुछ में भूरे दिखेंगे, कुछ में काले दिखेंगे। तो बीज के ऊपर एक लेयर होती है। कई बार पूछा गया कि पपीते का जो बीज होता है उस पर एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोटेस्टा। क्या बोलते हैं? सार्कोटेस्टा बोलते हैं। तो अगली कहानी इसी पर आधारित है। पपीते के फल का हम विखंडन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, मतलब इसके बारे में अलग अलग जानकारी लेंगे। तो जैसे मान लो पपीते का फल है, अब पपीते के फल में सबसे पहली बात आती है गूदे का लाल रंग। कई बार क्वेश्चन आता है गूदे का लाल रंग। ताइवान वैरायटी होती है, एकदम खून की तरह गूदा लाल होता है। ठीक है। तो गूदे का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। कई बार बच्चे यहां पर कैरिकाजेंथिन मार के चले जाते हैं, तो ये थोड़ी सी गलती दिक्कत कर जाती है। रंग बदलने का सबसे बड़ा कारण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है एंथोसाइनिन। ये क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो हाँ, लाल रंग का जो कारण होगा गूदे का, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। अब अगर बात करेंगे पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? हाँ, तो पपीते का पीला रंग, पीला रंग का अगर पूछा जाएगा तो हम क्या लगाएंगे? कैरिका जेंथिन। पता चल गया, कैरिका जेंथिन। अब बात करते हैं पपीते के फल के अंदर एक बीज होता है, एक नहीं बहुत सारे बीज होते हैं। बीज होता है, ये मान लो बीज है थोड़ी देर के लिए। इसके ऊपर एक लेयर होती है इस प्रकार से, इस परत को क्या बोलते हैं? सार्कोटेस्टा। सार्कोटेस्टा की परत कहां देखने को मिलेगी? बीज के ऊपर देखने को मिलेगी। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया। पपीते का जो फल है, इसका अगर भंडारण करना चाहें, इसका अगर भंडारण करना चाहें तो हम 11 से लेकर के 12 डिग्री सेल्सियस पर इसको हम भंडारित करते हैं। कितना? 11 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस पर भंडारित करते हैं। आम को कितने डिग्री सेल्सियस पर भंडारित कर रहे थे? 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पे? 8 से 10 डिग्री सेल्सियस पर। और जितने ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं मोस्टली हम उनको 8 से 12 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देके उनको क्या कर लेते हैं? भंडारित कर लेते हैं, जितने ट्रॉपिकल फ्रूट है। ठीक, तो हम ट्रॉपिकल फ्रूट ही लेके चल रहे हैं। पहले मैंगो पढ़ा है, फिर ये पढ़ा दिया आपको। अब बात करते हैं कि इसका जो बीज होता है, ये एसआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया, बीज का भंडारण कितने डिग्री सेल्सियस पर करेंगे? तो बीज का जो भंडारण है, इसका भंडारण करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 10 डिग्री सेल्सियस पर। अब यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। हमने मैंगो की गुठली जो अंकुरित होती है और बनाती है एक पौधा, पपीते का बीज जो होगा अंकुरित होगा, क्या बनाएगा? पौधा। तो जो पपीते का बीज होता है, इसको कितने दिनों तक हम स्टोर कर सकते हैं? अगर इस बीज को हम ला के बोतल में रख दें तो इस बीज को कम से कम 9 महीने तक हम क्या कर सकते हैं? स्टोरेज कर सकते हैं। तो हम अगर बात करें इस बीज की भंडारण क्षमता, कितनी होगी? 9 माह तक होगी। लिख लेना, ये सारे प्रश्न आते हैं पेपर में। सिर्फ वैज्ञानिक नाम और वैरायटी याद करने से खेती कंप्लीट नहीं होती है। आजकल का जो रवैया बदल गया ना एग्जामिनर का, वो इन्हीं सब विचारों से बदला हुआ है कि वो देखते हैं ना कि कौन क्या चला रहा है यूट्यूब पे, उसी को कहते हैं ये नहीं रखना है, बाकी सब रखना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि पपीते में प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। प्रवर्धन क्या होता है भैया कि एक पौधे से हम कई सारे पौधे बनाने की सोच लेंगे, जब प्रोपोगेशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो कभी पपीते की कलम लगाते हुए देखा है किसी को? कभी पपीते का ग्राफ्टिंग करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। क्या देखे होगे
पपीते का सीडलिंग लगाते हैं। तो सीडलिंग कहीं से आती होगी, ये तो होती नहीं होगी कि हम लोग कोई हवन बना लें कि भगवान इसमें पपीते के 12,000 पौधे डाल दो, इधर 17,000 पौधे डाल दो, ऐसा नहीं होता होगा। हम क्या लगाते होंगे, बीज डालते होंगे, जिससे क्या पौधा तैयार होता है। पौधा जब बीज डालते हैं, नर्सरी तैयार होता है, उस समय एक बीमारी बहुत भयंकर लगती है पपीते में। जानते हो नर्सरी अवस्था में कौन सी बीमारी लगती है? हाँ, डैम्पिंग ऑफ, आर्द्र गलन। डैम्पिंग ऑफ जानते हो क्या होता है? एक होता है विल्टिंग, एक होता है डैम्पिंग ऑफ, दोनों में अंतर क्या होता है? जो डैम्पिंग ऑफ होता है ऊपर से पौधा सड़ता है, नीचे तक सड़ता हुआ चला आता है। विल्टिंग में नीचे से पौधा सड़ता है, ऊपर तक सड़ता हुआ चला जाता है। सड़ता एक जैसा ही है, ठीक। तो विल्टिंग और डैम्पिंग ऑफ दोनों सब बेसिक डिफरेंस है, अभी हम बताएंगे डैम्पिंग ऑफ के बारे में। प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? तो बीज के द्वारा होगा, बीजों द्वारा या बीज द्वारा, वाई सीड। नोट कर लो इसको, प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? बीज द्वारा होगा। इसको भी फटाफट से नोट करते जाओ। सारी चीजें एक साथ लिखते टाइम ही रिवाइज करते चलो, क्योंकि बाद में आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि भैया आप दोबारा पढ़ लो, फिर आपको रिवाइज करने का टाइम रहेगा बस। और जितना स्मार्ट स्टडी करोगे ना, एग्जाम के दिन आप उतना ही खुश नजर आओगे। और जितनी ये लापरवाही वाला अध्ययन करोगे तो एक एग्जाम नहीं, उसके बाद कई एग्जाम में चक्कर काटते फिरोगे, ठीक। तो एक बार स्मार्ट स्टडी गुजार दो अपने पास। स्मार्ट स्टडी क्या होता है कि दिमाग, जैसे इसमें सब बच्चे बैठे हैं, कुछ को जल्दी याद होता होगा, कुछ बेचारे घोटते घोटते मर जाते होंगे, याद नहीं हुआ, क्या करें अब जान दे दें क्या? तो याद सबको उतने टाइम पीरियड में होगा। बस क्या है कि पढ़ने का थोड़ा सा रवैया बदलो, आप अपने दिमाग का जो अवसाद है इसको हटा दो, रटने के पीछे मत भागो। हम लोग जानते हो क्या चाहते हैं? अगर मान लो हम बिजनेस करने के लिए घर से निकले, तो हमारे घर वाले जानते हो क्या सपना देखते हैं? हमारी तुलना जानते हो किससे करते हैं? अंबानी से। शाहरुख खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि तुम अपने बच्चे को हीरो क्यों नहीं बना रहे हो, बाकी बॉलीवुड वाले सारे हीरो बना रहे हैं। तो उसने पता क्या जवाब दिया? कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर फ्लॉप क्यों है जानते हो? क्योंकि जब अर्जुन आएगा पिच पे मैच खेलने, तो लोग अर्जुन नहीं देखेंगे, उसमें सचिन देखेंगे। फ्लॉप हो जाएगा? नहीं फ्लॉप होगा? बताओ। जब सचिन का बेटा क्रिकेट पे आएगा मैदान पे मैच खेलने, तो लोग उसको अर्जुन से नहीं पहचानेंगे, उसको सचिन तेंदुलकर से पहचानेंगे कि यार सचिन जैसा नहीं खेल पा रहा है, बस उसको खत्म कर दिया। अरे जब वो सचिन भी आए होंगे उस एज में, ऐसा नहीं खेल पा रहे होंगे वो भी, जबकि अर्जुन तेंदुलकर बेकार है क्या? नहीं। उदाहरण लेते हैं अभिषेक बच्चन का। अभिषेक बच्चन किसी मूवी में रोल करेगा, हम लोग क्या करेंगे, यार अमिताभ बच्चन के जैसा लड़का है मगर वैसा काम नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग उसके अंदर अमिताभ बच्चन देखने लगते हैं, अभिषेक नहीं देखेंगे। तो इसलिए वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जो बहुत ज्यादा सक्सेस पिता होता है, उसका बच्चा उतना सक्सेस नहीं होता है। अनंत अंबानी को उठा लो भाई, जो मुकेश अंबानी की ख्याति है वो अनंत अंबानी पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो ये चीजें होती हैं कि हम जो टाइम कम देते हैं और सोचते हैं ज्यादा ले लें। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा पढ़ेंगे, सोचेंगे पूरी कॉपी याद हो जाए, कैसे याद हो जाएगी? भाई जिसने लिखाया है वो आधे घंटे में थोड़ी ना लिखाया होगा, 10-15 दिन में लिखाया होगा, तो वो उतने दिनों में याद होगी। अगर आप मेंटालिटी ये दिमाग में बना के बैठो, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। जल्दबाजी करोगे, बहुत सारी चीजें छोड़ के आओगे। अब बात करते हैं, हाँ भैया, इसका माइक्रो प्रोपगेशन में चले जाओ, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, पौधे का कोई भी भाग प्रयोग कर लो, उसमें अगर वायरस फ्री बनाना है तो मेरिस्टेमेटिक सेल का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर हम पत्ती ले लें, जड़ ले लें, तना ले लें, फल ले लें, उसका प्रयोग करके हम क्या कर लेंगे, पौधा बना लेंगे। तो अब एक लाइन लिखो, पपीता संवेदनशील है। पपीता संवेदनशील है, मतलब पपीता सेंसिटिव है, ठीक है। किसके किसके प्रति? तो नंबर 1 तापमान, तापमान, क्योंकि पपीता क्या है, एक थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। क्या है? थर्मोसेंसिटिव। अगर तापमान की बात करेंगे तो यहां से इसका रिलेशन बना देंगे थर्मोसेंसिटिव। मगर पपीते में ज्यादा तापमान देने से हमको एक फायदा भी होता है। जानते हो कौन सा फायदा होता है? पपीते की फसल में ज्यादा तापमान दोगे तो नर जो पुष्प होते हैं वो मादा में बदलने लगते हैं, फीमेलनेस ज्यादा बढ़ जाती है। और यही अगर हम कद्दू वर्गीय में चले जाएं
तो ज्यादा टेम्परेचर देने से नर पौधे ज्यादा बनने लगते हैं। ठीक, यहां पर ज्यादा टेम्परेचर देने से मादा पौधे ज्यादा बनने लगते हैं, एक फायदा हो जाता है। तो नंबर एक तापमान, दूसरा फ्रॉस्ट पाला, तीसरा हवा, चौथा जल भराव। तो पपीता इन चारों दशाओं के प्रति क्या है, संवेदनशील है। पेपर में आएगा पपीता किसके प्रति संवेदनशील है, तो आपको एक ही जवाब आता होगा, मोस्टली पाला। ठीक, और ऑप्शन में 3 दे देगा, चौथा उपरोक्त सभी के केस में पूछ लेगा, वहां फिर हमको दिक्कत आने लगेगी और हम गलत करके क्वेश्चन चले आएंगे। ठीक, तापमान से क्या होता है, जो नर पौधे उनकी संख्या कम होगी, मादा पौधों की संख्या ज्यादा बढ़ेगी पपीते में, और कुकुरबिट्स में क्या होगा, नर पौधों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बारे में अभी बताएंगे। अगर पाला पड़ जाता है, इससे बचाव करना है पाले से, तो हम क्या करते हैं, अगर पाले से बचाना है पपीते को, तो हम 0.1% H2SO4 का क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। ठीक है, 0.1% H2SO4 का छिड़काव कर देंगे। ये क्या कर देगा, गर्मी पैदा कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, हमारा पपीता पाले से बच जाएगा। तो पाला पपीता क्या है, हमारा थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है, और तापमान ही नहीं बल्कि इन सारी वजहों से पपीता संवेदनशील है। अगर ये ज्यादा चीजें होने लगी तो पपीता के लिए क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। पपीता के अन्य नाम, इनके अदर नाम भी होते हैं, अन्य नाम। तो अन्य नाम के ऊपर जब हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले पपीता को हम बोलते हैं मेलन ट्री। क्या बोलते हैं, मेलन ट्री। दूसरा इसको बोलते हैं बैकयार्ड ट्री। बैकयार्ड मतलब समझते हो, किसी पेड़ के पीछे इसको लगा दो, लगा रहेगा बेचारा, नहीं मना करेगा कि हम यहां नहीं रहेंगे। ठीक है, इसको कहीं भी लगा दो, किसी पेड़ के पीछे लगा दो, लग जाएगा, तो इसको बैकयार्ड ट्री भी बोलते हैं। और भी इसको बोलते हैं वंडर ऑफ ट्रॉपिक्स, वंडर ऑफ ट्रॉपिक्स, ये भी इसका नाम है। अब अगर बात करें कि पपीते की जलवायु कौन सी होती है, कि पपीता कौन सी जलवायु में अच्छा ग्रो करेगा, तो पपीते की अगर जलवायु की बात करें, क्लाइमेट की बात कर लें, तो पपीता जो है ट्रॉपिकल उष्ण जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु। परंतु क्या ये उपोष्ण जलवायु में हो सकता है या नहीं, हो सकता है, क्योंकि हम लोग यूपी वाले पपीता पैदा करते हैं कि नहीं। तो ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट का बेसिकली फ्रूट होता है, परंतु इसको हम उपोष्ण जलवायु में भी उगा सकते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि पपीते को हम क्या उष्ण जलवायु में, उष्ण जलवायु का पौधा है, क्या हम इसको उपोष्ण जलवायु में उगा सकते हैं कि नहीं उगा सकते, तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि पपीता कौन सी जलवायु का पौधा है, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट का है। अगर पूछा जाए क्या हम किसी कारणवश इसको उपोष्ण जलवायु में उगा सकते हैं, मतलब सब ट्रॉपिकल में, तो बिल्कुल उगा सकते हैं, क्योंकि हमारे यूपी में, बिहार में, बंगाल में क्या होता है, पपीते का उत्पादन होता है। अब अगर पूछ ले क्या एरिड क्लाइमेट में हम उगा सकते हैं, उगा तो सकते हैं, मगर फल कैसा आएगा, बेर की तरह छोटा छोटा आएगा। ठीक, बेर की तरह आएगा, तो कोई मतलब नहीं उगाने का। देखोगे पपीता का पेड़, देखोगे बेर लगे उसमें। कभी देखा होगा आपके घरों में ही कुछ ऐसे पपीते होते हैं, छोटे छोटे पपीते आते हैं, तो वो किस वजह से आते हैं, उनका क्लाइमेट उनके अनुसार नहीं मिल रहा है, तो एकदम बेरी की तरह दिखते हैं। तो यहाँ पर जलवायु के अनुकूल होता है, जहां जलवायु इसका अच्छा होता है, इसीलिए तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर पपीता सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्यों, क्योंकि वहां ट्रॉपिकल जलवायु है, और ट्रॉपिकल जलवायु की वजह से पपीता वहां ज्यादा अच्छा होता है। अब हम लोग बात कर लेते थोड़ा इसके उत्पादन वगैरह पे, कि उत्पादन वगैरह इसका कैसे क्या होता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। देखो पुरानी किताबें पढ़ोगे तो पुरानी किताबों में अभी भी लिखा हुआ है भारत पपीता उत्पादन में चौथे स्थान पे। ठीक, लाइक अगर एस एन गुप्ता की हम बात कर लें, तो उसमें अभी भी लिखा हुआ है सबसे लास्ट लाइन में, आप देखोगे कि पपीता उत्पादन में भारत का चौथा रैंक है। मतलब सबसे लास्ट पेज की सबसे लास्ट नहीं, एक ही पेज में उस लाइन के बाद फिर वेराइटी शुरू हो जाती है, तो वो सबसे लास्ट में ही मानो उसको, तो चौथे नंबर की रैंक है। मगर एट प्रेजेंट अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, तो भारत कौन से नंबर पे है, नंबर 1 पे है। तो हम बात करेंगे प्रोडक्शन या उत्पादन। तो उत्पादन के केस में अगर हम विश्व की बात कर लें, तो विश्व में नंबर 1 पर कौन है, भारत है।
और भारत अकेले कितना परसेंट पपीता उत्पादन करता है? 43% पपीते का उत्पादन करता है। कितना? 43% उत्पादन करता है। विश्व में पहला रैंक किसका है? भारत का। अब जो भारत है ये पहला रैंक सिर्फ पपीता उत्पादन में ही नहीं है, इसके साथ साथ आम और केला उत्पादन में भी भारत का नंबर 1 स्थान है। आम का लगभग लगभग 50% भारत अकेले उत्पादन करता है और पूरे विश्व का केला 26% भारत अकेले पैदा करता है। भारत के अंदर ये तीनों फल पूरे विश्व के केस में अगर देखा जाए तो तीनों नंबर 1 में आते हैं। तो भारत नंबर 1 किसमें है? आम के केस में भी है, पपीते के केस में भी है और केले के केस में भी है। केला भी भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो इन तीनों फलों के केस में पूरे विश्व का मंच अगर तैयार किया जाए तो भारत उसमें नंबर 1 पर खेलेगा। किस पे खेलेगा? नंबर 1 पर। आम को लगभग लगभग 50% भारत उत्पादन करता है। अगर हम बात कर लें पपीते का तो 43% और केले का 26%। अब उत्पादन को अगर हम भारत की तरफ लेकर आए, भारत में, तो भारत की ओर सबसे पहली बात करेंगे उत्पादन में। तो भारत में उत्पादन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। कहां होगा? आंध्र प्रदेश। पपीते का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होगा? आंध्र प्रदेश होगा। परंतु उत्पादकता की बात करेंगे कि उत्पादकता सबसे ज्यादा कहां होती है, पीडीवाई कहां है? उत्पादकता तमिलनाडु की है। तमिलनाडु बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी उत्पादकता है? तो मान के चलो 200 टन, 200 टन पर हेक्टेयर। और औसत उत्पादकता इसकी कितनी होती है? 60 से 70 टन। वहां तमिलनाडु में 190, 195, 197 से लेकर 200 टन तक प्रति हेक्टेयर दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो प्रति हेक्टेयर अगर हम बात करेंगे पपीता सबसे ज्यादा कहां उत्पादित होता है? तमिलनाडु में। कुल पपीता कहां ज्यादा उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में। उत्पादन और उत्पादकता में अंतर जानते हो? उत्पादन और उत्पादकता मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी लाइन में, आप समझ लो, दोबारा नहीं समझना। जैसे आपका पूरा गांव है, आपके पूरे गांव की जमीन पे मान लो पपीता लगाया हुआ है, ठीक, और पूरे गांव की जमीन से पपीता हमको कितना मिला? 500 क्विंटल। ये क्या हुआ? पूरे गांव का उत्पादन है। और अब तुम चले जाओ प्रति हेक्टेयर में बात करने लगो कि प्रति हेक्टेयर कितना पपीता उत्पादन हुआ, वो आएगा अपना उत्पादकता। लोग गन्ने में देखते नहीं कि इतने क्विंटल का हमारा हेक्टेयर निकला या बीघा निकला, तो वो उत्पादकता की बात करते हैं। जहां कुल की बात करेंगे तो उत्पादन की बात करेंगे। तो यहां पर उत्पादन वाला मामला हम लोग देख लिए पपीते के केस में कि कहां क्या ज्यादा होता है, ठीक है। यहां से अगर पेपर में आ जाए तो आप निपटा लेना इसको, बहुत आसान चीजें हैं और बहुत जल्दी आप निपटा सकते हो इनको। आगे हम बात करते चलेंगे। पपीते में और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सबसे ज्यादा जो मेजर रूप से इंपॉर्टेंट है, हमने भराव वाला जो संवेदनशील वाला बताया, ये मुद्दा बहुत अच्छा था, यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात आती है पपीता कैसा पादप है, मोनोगैमस, पॉलीगैमस, एलोगैमस, कैसा पादप है? तो पपीता एक पॉलीगैमस पादप है। लिख लेना, पपीता एक पॉलीगैमस। पॉलीगैमस होता क्या है भी हम बताते हैं। पॉलीगैमस प्लांट मतलब वह पादप जिस पर विभिन्न प्रकार के फूल उपस्थित हों या दो से अधिक प्रकार के फूल उपस्थित हों। विभिन्न प्रकार के फूल उपस्थित हों। फूल को क्या फूल लिखना, पुष्प लिख देना सीधा। विभिन्न प्रकार के पुष्प उपस्थित हों। तो पपीता क्या है? एक पॉलीगैमस प्लांट है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। कई बार यहां से आता है कि पपीता कैसा प्लांट है, तो पॉलीगैमस प्लांट है। पॉलीगैमस का मतलब क्या समझे आप? कि एक पादप है, उस पर कई सारे प्रकार के पुष्प आएंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? पॉलीगैमस बोल देंगे। अब बात आती है यहाँ पर इसके बारे में, तो पॉलीगैमस प्लांट इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें जो फ्लावर होते हैं, आप पुष्पा मूवी तो देखे होंगे, गांव मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे जिनको नाक पोंछने का शऊर नहीं, वो पुष्पा की एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे आपको, नहीं दिखाई देंगे? एक पुष्पा की पतंग निकली थी, पुष्पा कटेगा नहीं,
उड़ा लो जितना उड़ाना हो। तो ऐसे पुष्पा के बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं। तो फ्लावर इसमें कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के फ्लावर होंगे। कौन कौन सी चीजें देखेंगे हम लोग यहाँ पर? एक देखेंगे स्टीमिनेट, स्टेमिनेट। अब जो स्टेमिनेट फ्लावर होता है, ये कौन से फ्लावर की यूनिट होती है? मेल फ्लावर की यूनिट होती है। किसकी? मेल फ्लावर की यूनिट होती है। तो स्टेमिनेट को हम बोलते हैं मेल, और मेल फ्लावर का जीनोटाइप पूछा गया है। अच्छा, ये आप सोचो कि टीए के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है और ग्रेजुएशन वाले बच्चों को ये सब पढ़ना चाहिए। तो पपीते में जो स्टिमिनेट फ्लावर होते हैं उनको मेल फ्लावर बोलते हैं। उनका जो जीनोटाइप होता है वो कैपिटल एम और M1 और स्मॉल m, ये इसका जीनोटाइप होता है। ठीक। दूसरा इसमें फ्लावर होता है पिस्टिलेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर में स्मॉल m और स्मॉल m, ये इसका जीनोटाइप होता है। क्या होता है? स्मॉल m और स्मॉल m। उसके बाद एक और प्रकार का फ्लावर इसमें देखने को मिलता है, जिसमें नर और मादा दोनों प्रकार के फ्लावर होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट, उभयलिंगाश्रयी, जिसको हम क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, जिसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अब बाइसेक्सुअल की बात आएगी तो मतलब नर मादा दोनों होंगे। इसका जो जीनोटाइप होता है कैपिटल M2 और स्मॉल m, ये इसका जीनोटाइप होता है। पूछा जाएगा और पूछा गया है कि जो पपीता में जो मेल फ्लावर होता है उसका जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल M1 और m होता है। फीमेल का क्या होता है? स्मॉल m होता है। और हर्माफ्रोडाइट क्या होता है? कैपिटल M2 और स्मॉल m। ये तो इसका हो गया पॉलीगैमस का मामला, हमने निपटा दिया कि यहाँ पर पॉलीगैमस का मामला क्या है। अब इसके पुष्पक्रम पे पढ़ेंगे, फिर इसके सेक्स फॉर्म पे पढ़ेंगे कि इसका लिंग रूप कैसा है पपीते का। वो चीजें समझने वाली हैं। ये पपीते की क्रॉप है, पहला पार्ट है हमारा, इसमें चीजें समझने वाली ज्यादा हैं। जितना ज्यादा समझते हुए पढ़ेंगे हम लोग, तो हमें लगता है कि बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। इस प्रकार से ये बन रहा है। अगर आप नोट्स तैयार कर लोगे, कल को कोचिंग पढ़ाओगे, तो तुम्हारा खर्चा चलता रहेगा, बेरोजगारी की फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है? बेरोजगारी की फीलिंग आनी भी नहीं चाहिए। आनी चाहिए? बताओ। हाँ। अब आप क्या सोच रहे होगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? किसका कंपटीशन? हमारा काहे का कंपटीशन बढ़ाओगे? आज मार्केट में कई बच्चे हमारे पढ़ाए हुए पढ़ा रहे हैं कोचिंग, वो हमारा कंपटीशन नहीं बढ़ा रहे हैं, तुम कहां से बढ़ा लोगे? किसी का कोई कंपटीशन होता है? बताओ। बाप का कंपटीशन कभी बेटा बढ़ा सकता है? फिर कैसे बढ़ाएगा? कोई कंपटीशन होता है? बताओ। हाँ। कम से कम तुम लोग सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए इस वजह से। अब तुम दिल पे ले लोगे यार हम कोचिंग थोड़ी ना पढ़ाएंगे, अब हम सेलेक्ट होके दिखाएंगे। क्यों नहीं दिल पे लोगे? गिरवी तो नहीं रख दिए कहीं? चलो आगे बात करते हैं हम लोग। अब बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस का, पुष्पक्रम। पपीते में कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है? यहां से देखना, कहानी में ट्विस्ट आएगा थोड़ा, कि पुष्पक्रम में अलग अलग पुष्पक्रम हमको पढ़ने में मिलेंगे। इनफ्लोरेसेंस की बात करेंगे तो पपीते का जो नर पुष्प होता है, ठीक है, पपीते का जो मेल फ्लावर होता है, नर पुष्प, उसका पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? एक्सिलरी पेनिकल। कैसा होता है? एक्सिलरी पेनिकल। कैसा होगा? एक्सिलरी पेनिकल। अब आप कहोगे कैसे पहचानेंगे कि हम सर ये मेल है या फीमेल है? तो हम बता देते हैं आपको। पपीते के पेड़ के पास जाना, अगर गांव में लगा हो तो दूसरे के पेड़ के पास मत पहुंच जाना, नहीं तो वो दूसरे को सोचेगा कि चोरी करने आया है। तो पपीते के पेड़ के पास जाना और फ्लावर को गौर से देखना। जो मेल फ्लावर होगा ना, उसका डंठल लंबा होगा और आगे से नुकीला डंठल होगा, पुष्प का पतला होगा, लंबाई में ज्यादा होगा, नुकीला होगा। ये होता है मेल फ्लावर की पहचान। ठीक है? और कैसे आपको दिखेगा? इस प्रकार से लगा होगा
जैसे हमने एक दिन आम में पढ़ाया था, तो ये जो मेन शाखा आती है इसको हम क्या बोलते हैं? पेडनकल। नहीं बोले थे हम लोग? पेडनकल बोले थे। और इसमें कई ऐसी शाखाएं लगी हुई थी, इस प्रकार से लगी हुई थी। अब इन्हीं शाखाओं पे कुछ पुष्प लगे होते हैं, इस प्रकार से ये पुष्प लगे होते हैं। ये जो पुष्प लगे होते हैं, ये एक शाखा पे लगे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये वाली शाखा, ये क्या होता है? आप बता सकते हो? पेडिकल। क्या होता है? पेडिकल। तो पेडिकल पे पुष्प लगे होते हैं। ये एक पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम होता है। इस प्रकार से जहां जहां पुष्प मिलेंगे आपको, सब में पेनिकल टाइप के पुष्पक्रम मिलेंगे। हमने किसमें पेनिकल पुष्पक्रम पढ़ाया आपको? आम में पढ़ाया। आम का एक पड़ोसी, मतलब उसी फैमिली का पौधा काजू, उसमें पढ़ाया। आम के जैसे दिखने वाली आम की सौतेली बहन लीची, उसमें भी क्या होता है? पेनिकल प्रकार का होता है। उसके साथ साथ आपका अंगूर में भी क्या होता है? पेनिकल होता है। और धान में भी पेनिकल होता है। ठीक है, तो ये पेनिकल पुष्पक्रम वाली बात हमने बता दी। उसके बाद दूसरा आता है मादा पुष्प। मादा पुष्प। अब मादा पुष्प को कैसे पहचानोगे? पेड़ के पास फिर जाओगे एक बार, क्या करोगे? पुष्प को गौर से देखोगे। मादा पुष्प आकार में छोटा मोटा और आगे से फूला हुआ। ठीक है। नर पुष्प लंबा सा दिखाई देगा आपको, पतला होगा और आगे से नुकीला हुआ। मादा पुष्प छोटा मोटा और आगे से खुला हुआ फूला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या होता है? मादा पुष्प होता है। पहचान लोगे अब? कहीं भी दिखाई देगा। तो मादा पुष्प कैसा होता है? सोलिटरी साइमोज। सोलिटरी साइमोज प्रकार का मादा पुष्प होता है। अब मादा पुष्प सोलिटरी साइमोज अकेले पपीता में नहीं होता है, इसके साथ कई और इसके साथी होते हैं। ये गैंगवार करने के लिए ज्यादा फेमस होता है। इसके और भी दोस्त होते हैं। कौन कौन से दोस्त होते हैं इसके? एक तो इसका पपीता हो ही गया, पपीते का कौन सा? मादा पुष्प। और इसके गैंगवार में कौन कौन शामिल होता है? चीकू और फालसा। उसके बाद आपका इसमें और आ जाता है, जैसे नींबू और स्ट्रॉबेरी। तो ये इसके क्या होते हैं? गैंगवार में शामिल होने वाले सदस्य होते हैं कि इनके अंदर भी कैसा होगा? सोलिटरी साइमोज प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाएगा। ठीक है, तो नर और मादा पुष्प का अलग अलग प्रकार का पुष्पक्रम पाया जा रहा है। इस बात को हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। ठीक, अब आगे। अच्छा, पपीपा लिखा हुआ है, इसको पपीता कर लेंगे। हाँ, ठीक है। चलिए, बोला हमने पपीता ही था, पपीते को नहीं पसंद आया होगा तो पपीपा लिखवा दिया। आज देखो, हम पपीता पढ़ा रहे हो, कितने बच्चे इसमें पीले कलर का कपड़ा पहन के आए हैं, देख लो। तीन तीन छह बच्चे, एकदम 7 बच्चे पीले कलर के कपड़े पहन के आए हैं। तुमको कैसे पता चल गया कि हम पपीता पढ़ाने वाले हैं? ध्यान देना, कभी जामुन भी पढ़ाएंगे तो काला पहन के आओगे क्या? हमको लगता है तुम अंतर्यामी हो रहे हो धीरे धीरे। अच्छा, हमारे से मतलब हमको भी लपेट लो साथ में। ये बहुत अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़े अब। चलो, अब देखते हैं पपीते का जो सबसे ज्यादा तुमको आज की दुनिया में परेशान करने वाला जो तथ्य था, डायोसियस और गाइनोडायोसियस। बताओ, ईमानदारी से बताओ, परेशान कितने लोग हुए इससे? गाइनोडायोसियस और डायोसियस आज तक कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है क्या बवाल? बस रट लिए किताब में। जानते हो? कितने लोग अच्छा जानते हैं गाइनोडायोसियस और डायोसियस के बारे में? अब तो हाथ ही नहीं उठ रहे। जानती हो? खड़ी हो जाओ बेटिया थोड़ा। बताओ, गाइनोडायोसियस का मतलब क्या होगा? मेल फ्लावर भी होते हैं? हाँ। फीमेल वाला कुछ होता है, श्रृंगार होता होगा फीमेल का। हाँ, तो फिर क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, और कोई भैया इधर कोई? हाँ बताओ। शांत। अच्छा, नर और मादा एक ही में पाए जाएंगे?
एक ही पौधे पे पाए जाएंगे। लपेट दिया तुमने एकदम। हाँ, मतलब जो मन में आ रहा है बक दो, मास्टर तो बेवकूफ है, बैठ गधे कहेंगे। चलो मैं बताता हूं। हम कहते ना कि तुम दिमाग वाले विश्वविद्यालय से डिग्री ले लिए हो। इसको थोड़ा सा हटाओ। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट का लेवल है एकदम जीरो है, रटने का लेवल एकदम स्ट्रांग है। मैं बताता हूं, समझ जाना एक बार। जब बताने को होते हैं तो तुम लोग बीच में पिंच करते हो कि मत बताओ। एक बार आप पढ़ो और इसको बार बार आप ध्यान रखना। लिंग रूप, ये ध्यान देना कि एक बार आप इसको अगर पढ़ लिए फिर आप कभी भूलोगे नहीं। हम इस हिसाब से बता देंगे आपको ताकि आपके जिंदगी भर ये काम दे जाए। आपके बच्चे होंगे उनको एग्रीकल्चर ही पढ़वाओगे, हमको पता है। नहीं पढ़वाओगे? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब सेक्स फॉर्म की अगर बात करेंगे, पपीते में दो प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। एक पपीता आप देखे होंगे डायोसियस नेचर का, एक आप देखे होंगे गाइनोडायोसियस का। तो दो लाइन और हम लिख लेंगे। एक को इधर हम बना लेते हैं डायोसियस, इसको अंग्रेजी में ही भैया याद कर लेना। इसको वैसे बोलते तो हैं एक लिंगी, मगर आप लोग क्या लिखोगे, इसको अंग्रेजी में ही पढ़ोगे। ठीक है, हिंदी नहीं पढ़ना। हिंदी पढ़ोगे गलत करके आओगे पेपर में क्वेश्चन। हम फिर एक बार मना कर रहे हैं कि हिंदी नहीं पढ़ना, मेरी बात मान लेना। दूसरा होता है गाइनोडायोसियस, गाइनोडायोसियस। ठीक है, गाइनोडायोसियस। चलो अब देखते हैं। सबसे पहली कहानी हम शुरू करते हैं डायोसियस के ऊपर। डायो और सीएस। डायो का मतलब हम जाहिर सी बात ले लेंगे दो। क्या ले लेंगे? दो। सीएस का मतलब स्थान, मतलब लिंग दो होंगे और दो स्थानों पे होंगे। कहां पे? दो स्थानों पे, मतलब अलग अलग स्थानों पे होंगे। जाहिर सी बात है। तो अगर हम बात करें तो डायोसियस का मतलब होगा, एक अगर कोई प्लांट है ये, तो इसमें एक कोई फ्लावर है, तो जाहिर सी बात है या तो ये मादा फ्लावर होगा एक प्लांट के अंदर। दूसरा एक फ्लावर अगर हम लेते हैं तो ये मान लो प्लांट्स है, इसमें ये कैसा होगा? नर होगा। मतलब दो अलग अलग पौधों पे नर और मादा लिंग का उपस्थित होना। एक ये पौधा है, इस पर या तो नर ही नर पौधे या तो मादा ही मादा पौधे आए, फूल आएंगे। एक ये पौधा है, इस पे नर ही नर आएंगे। ये नहीं कि एक पौधे पे नर और मादा दोनों आ जाएं, नहीं। डायोसियस का मतलब दो लिंग का अलग अलग पौधे पर उपस्थित होना, मतलब दो लिंग मादा और नर अलग अलग पौधे पर स्थित होना। नहीं समझे? अलग अलग पौधे पर स्थित होना। दो लिंग हैं परंतु अलग अलग पौधे पर स्थित हो रहे हैं। मान लो डिवोर्स ही शादी, डिवोर्स हो गया है, शादी हो गई थी और उसके बाद डिवोर्स हो गया, दोनों अलग अलग रह रहे हैं। रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? तो वो क्या है? डिवोर्स डायोसियस। याद रखोगे ना? कभी नहीं भूलोगे। आप डिवोर्स से डायोसियस को रिलेट कर लो। डिवोर्स वाले अलग अलग रहते हैं, डायोसियस वाले भी अलग अलग रहेंगे। नहीं समझे? अब नहीं भूलोगे हमें लगता है, अगर कॉन्सेप्ट बिठा लोगे तो डायोसियस का मतलब समझ गए कि एक पौधा है, उस पर या तो मादा होगी, दूसरा पौधा या तो नर होगा। ये हो गया भैया डायोसियस। अब जब मार्केट से हम डायोसियस का मान लो उदाहरण के तौर पे बीज खरीद के ले आए। क्या खरीद के ले आए? बीज खरीद के ले आए। और बीज मान लो हमने क्या लिया, यहां पर 100 बीज ले लिया, 100 सीड। तो जाहिर सी बात है इन 100 सीड में जो जर्मिनेशन होगा, तो इनमें से 50 सीड ऐसे होंगे जो मेल होंगे। क्या होंगे? जो मेल होंगे। और 50 क्या होंगे? फीमेल होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? एक अनुमान के तौर पे हम यही तो लगा सकते हैं कि हमने मार्केट से 100 सीड उठाए, किसके? डायोसियस। डायोसियस क्या? दो लिंगों का अलग अलग पौधे पर उपस्थित होना। तो 50 सीड मान लो मेल के निकले, 50 सीड फीमेल के निकले। तो डायोसियस का जो सेक्स रेशियो अगर पूछा जाएगा, लिंग अनुपात इसका अगर पूछ ले, तो सेक्स रेशियो कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला मामला मेल का है,
और ये वाला मामला किसका है? फीमेल का है। तो क्या मेल वाला फल पौधा उत्पादन देगा? नहीं देगा, परंतु हम ले सकते हैं मेल फ्लावर से उत्पादन। अब तो आप कहोगे ये कैसे, नर वाला व्यक्ति बच्चा कैसे दे सकता है? दे सकता है, सेक्स रिवर्सल करा के, सेक्स रिवर्सल करा लेंगे इसका, मेल को मादा में बदल देंगे और क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन देने लगेगा। परंतु नॉर्मल केसेस में क्या होगा? मेल उत्पादन नहीं देगा। जब मेल उत्पादन ही नहीं देता है, इसीलिए डायोसियस की जो बीज दर होती है कितनी रखी जाती है? गाइनोडायोसियस से 2 गुनी, मतलब 400 से लेकर के 500 ग्राम। अब बताओ बीज दर याद करोगे या भूल, याद रहेगी? याद रहेगी ना? तो डायोसियस की बीज दर ज्यादा काहे रखेंगे? क्योंकि इसमें आधे नर आधे मादा। नर तो उत्पादन ही नहीं देंगे, देना किसको? मादा को। तो ज्यादा से ज्यादा बीज दर रखेंगे ताकि मादा पौधों फूलों की संख्या ज्यादा मिल जाए, इसलिए हमको उत्पादन ज्यादा मिल जाए। तो कभी ये बीज दर याद नहीं करना कि डायोसियस की बीज दर गाइनोडायोसियस दोनों पढ़े एकदम खिचड़ी हो गया, पेपर में गए उड़ेज दिया इधर उधर, तो ऐसा नहीं करना। अब आपको सिस्टम से याद रखना है कि डायोसियस की ज्यादा रखते हैं तो काहे ज्यादा रखते हैं? कारण हमने बता दिया कि 50% मेल 50% फीमेल। क्वेश्चन आता है डायोसियस जहां पर वैरायटी लगाई गई है, मान लो हमने नर पौधों को लगाए नहीं, हमने मादा मादा पौधों को लगा लिया, तो वहां पर कितना परसेंट नर पौधों को लगाएंगे? 10%। कितना? 10% नर पौधों को लगाएंगे। तो यहीं पर लाइन चिपका लो एक, क्या लिखेंगे? डायोसियस प्लांट में मादा पौधों के साथ कितना? 10% नर पौधे लगाते हैं। कहानी समझ में आ गई? अब डायोसियस का मामला हमने निपटा लिया। अब कहानी आती है गाइनोडायोसियस के ऊपर। ये थोड़ा अलग सा है, अपना प्राइम कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से सीख लेंगे। जहां कहीं भी आपको 2 शब्द लिखे मिल जाएं, कितने? 2 शब्द, गाइनोडायोसियस, गाइनोमोनोसियस, एंड्रोमोनोसियस, एंड्रोडायोसियस। जहां कहीं 2 अलग अलग शब्द मिल जाए, हमने एक में जोड़ के लिख दिया, यहां पर बीच में डैश लगा जाता है गाइनोडायोसियस, या एक ही में लिखा होता है, मतलब 2 अलग अलग शब्द हैं। तो यहां पर जाहिर सी बात है एक पुष्प का हर्माफ्रोडाइट होना 100% तय है। एक पुष्प ऐसा होगा जिसमें नर और मादा दोनों होंगे, मतलब एक पौधा ऐसा होगा कि उस जिसमें नर और मादा दोनों होंगे। मेरी बात को समझे कि जहां पर 2 अलग अलग शब्दों का जिक्र हो जाए, चाहे वो गाइनोडायोसियस हो, चाहे गाइनोमोनोसियस हो, चाहे एंड्रोमोनोसियस हो, चाहे एंड्रोमोनोडायोसियस हो, समझ गए बात? जहां 2 अलग अलग शब्द आ जाएं, वहां पर एक शब्द तो पहले वर्ड से डिफाइन होगा। गाइनो का मतलब मादा, गाइनो का मतलब मादा। तो यहां पर इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। गाइनो का मतलब मादा, समझ गए? तो यहां पर मादा पुष्प होगा, जाहिर सी बात है, फिक्स बात है, मादा पुष्प यहां पर देखने को मिलेगा। डायोसियस का मतलब, अच्छा गाइनोडायोसियस जो होता है वो पादप कैसा होता है? पादप तो डायोसियस ही होगा। डायोसियस मतलब 2 अलग अलग पौधे पर, एक पौधे पर मादा पुष्प लगेगा। जैसे ये एक पौधा है, इस पे कैसा पुष्प लग रहा है? मादा पुष्प लग रहा है। गाइनोडायोसियस में भी लिंग का जो निर्धारण 2 अलग अलग ही पौधे पर होगा। एक तो हमने बताया कि मादा है, गाइनो से डिफाइन कर लिया, यहीं पर एंड्रो लिखा होता तो नर होता ये। अब आगे डायोसियस लिखा है। डायोसियस कहने का मतलब पौधा डायोसियस प्रकार का ही है। कैसा प्रकार का है? डायोसियस प्रकार का। परंतु 2 अलग अलग शब्द लिखे हैं तो एक पौधा कैसा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा ही होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा ही होगा, ये जाहिर सी बात है। अब बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि एक मान लो ये पौधा है, इसमें मादा भी लगा है, इसमें नर भी लगा है। तो एक पौधा ऐसा होगा जिसमें नर मादा दोनों प्रकार के पुष्प आएंगे, और एक पौधा ऐसा आएगा जिसमें कैसे पुष्प आएंगे? मादा पुष्प आएंगे। तो जाहिर सी बात है अगर तुम टीए बन जाओगे और कोई पपाया वाला फार्मर तुमसे आएगा कि भैया बताओ साहब कि हमको पपीता लगाना है, डायोसियस वैरायटी लें या गाइनोडायोसिस वैरायटी लें, तो क्या रिकमेंडेशन करोगे उसको?
गाइनोडायोसिस, क्योंकि उत्पादन कहाँ से मिलेगा? फीमेल से। और यहाँ क्या है? फीमेल ही है सब, ये भी फीमेल, इधर भी फीमेल। ठीक, तो फीमेल ज्यादा प्लांट है तो उत्पादन कौन ज्यादा देगा? ये ज्यादा देगा। जब फीमेल ज्यादा है तो बीज दर यहाँ पर क्या लगेगी? कम लगेगी। तो बीज दर कम लगेगी, कितनी लगेगी? 200 से या 250 से 300, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर, ये इसका बीज दर लगेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां पर जो 100 सीड लाएंगे वो किसके होंगे? फीमेल के ही होंगे मोस्टली। किसके होंगे? फीमेल के ही होंगे। तो गाइनोडायोसिस मतलब समझ गए? ऐसा पौधा जिसमें एक पुष्प तो मादा है ही, ये तो गाइनो से पता चल गया। और इधर बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे, नर मादा दोनों होंगे। क्या होंगे? नर मादा दोनों होंगे। तो ये हर्माफ्रोडाइट फ्लावर इधर होगा और इधर मादा फ्लावर होगा। तो ज्यादातर इल्ड कौन सी ज्यादा देगा? हमारा गाइनोडायोसिस देगा। तो ये कहानी अब तुम्हारी सुलट गई कि डायोसिस क्या है, गाइनोडायोसिस क्या है। इन दोनों की अलग अलग वेराइटियां पूछी जाती। लिखोगे? लिख लो। अगला पेज ले लें फिर? अच्छा, उतारोगे? ठीक, उतार लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तुमको तुमको अपनी सियासत के सिंहासन का डर है कि इसकी चारपाई ना कहीं डोल जाएं। अब हम लोग बात करते हैं प्रजातियों के ऊपर। वैरायटीज के ऊपर चर्चा करते हैं। एक चीज ध्यान देना, पपीते में जो वैरायटी की बात करेंगे ये अलग अलग ही पूछा जाता है। गाइनोडायोसिस अलग, डायोसिस अलग, दोनों अलग अलग पूछे जाते हैं। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं गाइनोडायोसिस की, क्योंकि फीमेल फर्स्ट की चर्चा करेंगे। तो फीमेल फर्स्ट में जब अब आएंगे तो गाइनोडायोसिस की बात करेंगे। गाइनोडायोसिस में बेसिकली हम बात करते हैं पूसा डेलिसस की। पूसा डेलिसस पहली वैरायटी। दूसरी पूसा मैजेस्टी। पूसा मैजेस्टी। उसके बाद आपका आ जाएगा कुर्ग हनी ड्यू। हम कुर्ग को हुर्ग लिख रहे हैं। कुर्ग हनी ड्यू। सनराइज सोलो। सनराइज सोलो की एक खास बात है कि ये एक भी नर पौधा विकसित नहीं करता है। ठीक, ध्यान देना, ये सनराइज सोलो की एक विशेषता है
कोई नर पौधा भी नहीं देता है, कोई नर पौधा नहीं बनता है, सारे की सारी मादा पौधे बनेंगी। किसकी विशेषता हमने बताई? सनराइज सोलो की। उसके बाद एक बात आती है यहां पर ताइवान की। ताइवान, ताइवान कैसी होती है? आपकी रेड ब्लड रंग की, लाल रंग की, लाल रंग का गूदा। किसका होगा? ताइवान का होगा। उसके बाद एक वैरायटी आती है सूर्या, और एक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली वैरायटी होती है CO3। बाकी CO वाली वैरायटी मोस्टली डायोसियस में होती हैं, परंतु एक सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली वैरायटी CO3 इसमें आ जाती है। यहीं से एग्जामिनर तुम्हारा सांप सीढ़ी का गेम चालू कर देता है, क्योंकि बच्चे क्या होता है, किताब पढ़ते हैं, किताब में बस CO वाला मामला देखा, भाग गए, CO वाला जितना आ जाएगा डायोसियस में ठोक देंगे, और वहां दे देता है CO3। तो वहां ठोकने वाली प्रथा क्या हो जाती है तुम्हारी? खत्म हो जाती है, सामने वाला दुश्मन तुमसे ताकतवर निकल आता है। अपने जितने भी द्वारपाल तुम्हारे पास हो सबको तैनात कर दो इस समय AGTA की पहरेदारी के लिए कहीं से प्रश्न छूट ना पाए। एक को बायोटेक्नोलॉजी पे डाल दो, किसी को एंटोमोलॉजी पे डाल दो। मतलब द्वारपाल कहने का मतलब आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं सबको लगा दो। मगर इंद्रियों को तुम कहाँ लगाते होगे? तिराहे पे खड़े होके, चौराहे पे खड़े होके रिश्तेदारी में जाके, वो सब बात की बातें हैं, है नहीं। अभी का क्या है, अभी जितना आप अपने आप पे टाइम दे सकते हो दे सकोगे, फिर बाद में तुम किसी पे टाइम देने लायक नहीं बचोगे। अगला आएगा डायोसियस। हम तुमको फ्री का मोटिवेशन दे देते हैं, हाँ, जिसका चार्ज नहीं लगता। तो डायोसियस की बात करते हैं। डायोसियस तुम जानते हो, ठीक है, डेबोस वाले कॉन्सेप्ट से याद रखोगे। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी वेराइटी आपको याद करना है? पूसा नन्ना, इसकी कोई विशेषता है क्या? पूसा नन्ना की क्या विशेषता है? हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अति सघन बागवानी के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए प्रसिद्ध है? अति सघन बागवानी के लिए। तो यहीं पर एक लाइन डाल दो, अति सघन बागवानी के लिए प्रसिद्ध, अति सघन बागवानी के लिए प्रसिद्ध। कितना इसका अंतरण रखते हैं? 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर, 6000 के समथिंग प्लांट्स पर हेक्टेयर आ जाएंगे इसके। ठीक है, ये पूसा नन्ना की कहानी हम आपको बताए हैं। उसके बाद यहां पर पूसा ड्वार्फ, ठीक है, क्या आ जाएगा? पूसा ड्वार्फ। उसके बाद पूसा जायंट, और किसकी वैरायटी है पूसा जायंट? बरसीम की है, और भी किसी की है क्या? हाँ, और किसकी है? नेपियर ग्रास की। जई की पूसा जायंट नहीं, केंट है, केंट। ठीक, नेपियर ग्रास की पूसा जायंट है, और किसकी है? बरसीम की है, और किसकी है? पपीता की है। एक वैरायटी आती है रसियन जायंट, पढ़े हो? किसकी है? काउपी की। कैसी है? चारे वाली है या फली लेने वाली है? चलो, अब आगे देखते हैं हम लोग। CO5, सर्वाधिक पपेन इसी से मिलता है, CO5 से। ठीक, आगे लिखाएंगे, जब पपेन पढ़ाएंगे तब उसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे, अभी यहां वैरायटी बस लिख लो। CO6, CO7, और पिंक फ्लैश रेड रेड होते हैं, हाथरस गोल्ड है, बहुत वैरायटियां हैं जो डायोसियस नेचर में आती हैं। बस इंपॉर्टेंट आपकी इतनी है। अच्छा, 7 वाला लिखा है, अच्छा 5 डबल लिख गया, कोई बात नहीं, इसको 7 कर लो, समझदार बच्चे हो तुम, इसको 7 कर सकते हो। हाँ,
सनराइज सोलो गाइनोडायोसियस वैरायटी है, परंतु इसमें जब वैरायटी लगाते हैं तो इसमें मेल फ्लावर एक भी नहीं आता है। जब इससे जो नए पौधे बनेंगे, जिसमें सनराइज सोलो का हम वैरायटी लाते हैं, तो इसके अंदर एक विशेषता होती है, ये वैरायटी इस हिसाब से सिलेक्शन करके डेवलप की गई है, इसमें सारे मादा पौधे होते हैं, सारे मादा पौधे, इसलिए हाँ नहीं नहीं, ये सिर्फ मादा पौधे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन है, गाइनोडायोसियस का एक अपवाद है, और इससे क्वेश्चन कई बार आया है कि ऐसी पपीते की गाइनोडायोसियस वैरायटी बताइए जिसमें केवल मादा पौधे आते हो, तो सनराइज सोलो आपका जवाब होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ताइवान से आता है कि कौन सी वैरायटी का गूदा रेड ब्लड टाइप का होता है, लाल रंग का एकदम होता है, तो वो कौन सा है, ताइवान है, ठीक। कल हम आगे पपीते के रोग पढ़ाएंगे, पपेन वगैरह पढ़ाएंगे, उसके बाद पपीते से अपना सत्यनारायण की 5वां अध्याय पढ़ लेंगे और अगली क्रॉप पढ़ेंगे। किसमें? ये डेवलप की गई वैरायटी, इससे पहले अलग अलग वैरायटियों से डेवलप की गई, ठीक है, ये डेवलप्ड वैरायटी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल अपने आगे बढ़ते हैं।